युग के सवाल का कुछ जवाब नहीं दे रहा था। उसकी नजरें मरे हुए कौवों पर गड़ी हुई थी, जिसे देखकर उसके मन का खौफ बढ़ते ही जा रहा था। युग कछुए को हिलाते हुए कहता है, अरे क्या हुआ? तू चुप क्यों हो गया? बता ना, ग्रेवयार्ड कोठी का दरवाजा लगाने के लिए लोगों ने अपनी जान क्यों दी? कछुआ डरते हुए कहता है, लोगों ने अपनी जान दी नहीं, बल्कि यक्षिणी ने उसकी जान ली थी। युग हैरानी के साथ कहता है, क्या? पर एक बाबा ने तो बताया था कि पापा को मारने के बाद यक्षिणी की हवस खत्म हो गई थी। फिर उसने लोगों की जान क्यों ली? वो तो शांत हो गई थी ना? अभिमन्यु हैरानी के साथ पूछता है, ये बात किसने बताई तुझे? क्या ट्रेन में एक बाबा मिले थे, उन्होंने बताई थी? कछुआ युग के कंधों पर हाथ रखते हुए कहता है, युग, उस बाबा ने तुझे बेवकूफ बनाया था। यक्षिणी एक डायन है और डायनों की हवस ना खत्म नहीं होती कभी, बल्कि दिन ब दिन बढ़ते जाती है, समझा? अभिमन्यु भी युग को समझाते हुए कहता है, देख युग, गांव में ना हजारों मुंह लाखों बातें होती है, समझा? पर सच उनमें से बस 10 बातें ही होती है। यक्षिणी शांत नहीं हुई थी, बल्कि उसे कैद किया गया था ग्रेवयार्ड कोठी में। युग अपना मुंह फाड़ते हुए कहता है, क्या कहा? कैद किया गया था ग्रेवयार्ड कोठी में? कछुआ युग को पूरी बात बताते हुए कहता है, हाँ युग, दादी ने बताया था कि 13 साल पहले तेरे पापा की मौत के बाद गांव वालों ने फैसला किया था कि ग्रेवयार्ड कोठी को बंद कर दिया जाए, क्योंकि सबका यही कहना था कि अंग्रेजों के जमाने से ग्रेवयार्ड कोठी यक्षिणी का दूसरा ठिकाना है। तुझे पता है, जब तेरे पापा की मौत हुई थी तो तेरे बड़े पापा, क्या नाम है उनका? यार, तेरे बड़े पापा का नाम क्या है? युग मुंह बनाते हुए कहता है, दिलीप। युग का चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे उसके बड़े पापा के नाम लेने से भी नफरत थी। कछुआ खुश होते हुए कहता है, हाँ सही कहा। तेरे पापा की मौत के बाद दिलीप अंकल अपने कुछ आदमियों को लेकर ग्रेवयार्ड कोठी गए थे तेरे पापा का शव लेने, पर उन्हें पूरी कोठी में कहीं भी तेरे पापा का शव ही नहीं मिला था यार। हाँ, तेरे पापा का जो राइटिंग वाला कमरा था ना, जहाँ पर वो बैठकर कहानी लिखा करते थे, वो पूरा खून से सना हुआ था, हर जगह खून ही खून था। युग गुस्सा करते हुए कहता है, ये सब पता है मुझे, तू ये बता, तू क्या बताना चाहता है? कछुआ युग को समझाते हुए कहता है, अरे बता रहा हूँ ना, तू गुस्सा क्यों कर रहा है? पता है, दिलीप अंकल भी ग्रेवयार्ड कोठी बंद करवाना चाहते थे, पर जब भी वो अपने आदमियों को ग्रेवयार्ड कोठी में भेजते थे ताला लगाने के लिए, तो वो ताला नहीं लगा पाते थे, उल्टा अपनी जान से हाथ धो बैठते थे। कछुए की बातें सुनते सुनते युग और अभिमन्यु दोनों के माथे पर पसीना आ गया था। कछुआ अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, तुझे पता है, उन आदमियों के शव का पूरा खून चूसा हुआ होता था, एक बूंद भी नहीं होती थी उनके शव में खून की, और ऊपर से शव पर एक खरोच के घाव भी नहीं, पर उनका दिल गायब होता था। अब तू ही बता, किसी इंसान का काम ये हो सकता था क्या? यक्षिणी ही उन्हें मारा करती थी, जो भी ग्रेवयार्ड कोठी में ताला लगाने जाता था। युग कछुए को घूरते हुए कहता है, फिर क्या हुआ? ग्रेवयार्ड कोठी में ताला कैसे लगाया गया? दादी ने बताया था कि ये जो अपना मेहंदी पठार है ना, वहां पर एक जगह है, जगह का नाम मैं भूल गया, पर उस जगह पर ना मंदिर, मस्जिद और चर्च तीनों एक ही साथ है। वहीं के पंडित, फादर और मौलाना को बुलाया गया था ग्रेवयार्ड कोठी का दरवाजा बंद करने के लिए। फिर क्या हुआ? होना क्या था, उन तीनों ने अपने मंत्रों की शक्ति से ग्रेवयार्ड कोठी में ताला लगा दिया और उसे भी बंद कर दिया। पर कछुआ बोलते बोलते रुक जाता है। युग अपने माथे का पसीना पोंछते हुए कहता है, पर क्या? आगे बता। कछुआ लंबी सांस लेते हुए कहता है, उन तीनों को अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ा। क्या? पर क्यों? कहते हैं कि किसी आत्मा को किसी जगह पर कैद करने के लिए उनकी पसंदीदा चीज की बलि देनी पड़ती है, और यक्षिणी को मर्द बहुत पसंद थे,
इसलिए गांव वालों को यक्षिणी की दहशत से बचाने के लिए उन तीनों धर्म गुरुओं ने ग्रेवयार्ड कोठी में ताला लगाने के बाद अपने हाथों स्वयं की बलि दे दी। युग हैरानी के साथ कहता है, पर यक्षिणी ऐसा कैसे कर सकती है? पापा तो कहते थे कि यक्षिणी बहुत अच्छी औरत थी। कछुआ युग को टोकते हुए कहता है, क्या कहा? यक्षिणी, वो भी अच्छी? तू ही बता, कभी कोई डायन अच्छी हो सकती है क्या? डायन कभी किसी का अच्छा नहीं चाह सकती, समझा? यार, पर पापा ने कहा था यक्षिणी बहुत अच्छी थी, पर उसे कोई सा अभिशाप मिला था जिसके कारण वो डायन बन गई। अभिमन्यु भी युग का साथ देते हुए कहता है, हाँ यार, युग ठीक कह रहा है। मैंने भी किसी किताब में पढ़ा है कि जो यक्षिणी होती है ना, वो दूसरे लोक से आती है। ये अप्सराओं की तरह होती है और इन्हें भी देवी की तरह पूजा जाता है। पर पता नहीं ये यक्षिणी बुरी कैसे बन गई? कछुआ चिढ़ते हुए कहता है, यार मुझे ना तुम दोनों की बकवास बातें नहीं सुननी। मैं तो वही कहूंगा जो पूरा गांव कहता है कि यक्षिणी एक बुरी डायन है, समझे? और तुम दोनों मुद्दा मत चेंज करो। मुद्दा ये नहीं है कि यक्षिणी अच्छी है या बुरी, मुद्दा ये है कि तुम दोनों ने ग्रेवयार्ड कोठी का दरवाजा खोलकर ठीक नहीं किया, समझे? अब यक्षिणी आजाद हो गई है और अब वो फिर से नदी पार करने वाले मर्दों के साथ संभोग करके उन्हें अपना शिकार बनाना शुरू कर देगी। युग अपना बचाव करते हुए कहता है, कछुए, तेरी बातों से ऐसा लगता है कि तेरे कहने का सीधा सीधा मतलब ये था कि वो यक्षिणी ग्रेवयार्ड कोठी में कैद थी और ग्रेवयार्ड कोठी का दरवाजा खोलकर हमने उसे आजाद कर दिया है ना? Am I right? हाँ, तो एक बात बता, अगर यक्षिणी ग्रेवयार्ड कोठी में कैद थी और हमने उसे आजाद कर दिया, तो कल रात तो मैंने और अभिमन्यु ने उस ग्रेवयार्ड कोठी में ही बिताई थी। हम दोनों सुकून की नींद सोए थे। उस यक्षिणी ने हम दोनों को क्यों कुछ नहीं किया? कछुआ झट से कहता है, जैसे उसके पास इस सवाल का जवाब पहले से ही हो। क्योंकि कल रात अमावस्या या पूर्णिमा नहीं थी युग। यक्षिणी अमावस्या और पूर्णिमा को ही अपना शिकार बनाती है। तो ये बता, बड़े पापा के आदमी जो ग्रेवयार्ड कोठी में ताला लगाने जाते थे और मौत के घाट उतर जाते थे, क्या वो पूर्णिमा और अमावस्या के दिन जाते थे? वो भी तो रैंडम दिन में जाते होंगे ना? युग का जवाब सुनकर कछुआ चुप हो जाता है, क्योंकि अब उसके पास कोई जवाब नहीं बचा था। अभिमन्यु युग और कछुए के बीच की बहस को खत्म करते हुए कहता है, यार बस करो यार तुम दोनों। यक्षिणी है या नहीं, वो 7 दिन बाद आने वाली पूर्णिमा को पता चल जाएगा, समझे तुम दोनों? अभी जिस काम के लिए आए थे वो कर ले पहले। कछुआ हैरानी के साथ कहता है, किस काम के लिए आए थे तुम दोनों? अभिमन्यु हंसते हुए कहता है, ताकि कछुआ उसकी बात मान जाए। खैर देख कछुआ, तुझे तो पता ही है अपना ये युग दोस्त कितनी दूर से आया है, वो भी कितने सालों बाद। इसे ना अपनी एक हेल्प चाहिए थी यार। कछुआ अभिमन्यु को उंगली दिखाते हुए कहता है, यार देख अभिमन्यु, तू ना ये घुमा फिराकर बातें मत किया कर। जो भी कहना है ना सीधे सीधे बोल। मैं ना तेरी ये चने के झाड़ पे चढ़ाने वाली आदत ना बचपन से जानता हूँ। जरूर तुझे मुझसे कुछ ना कुछ काम होगा, तभी तेरे मुंह से ना मेरे लिए ये मीठे मीठे बोल फूट रहे हैं। बोल क्या काम है? अभिमन्यु हंसते हुए कहता है, वो क्या है ना कछुआ, अब ये अपना दोस्त युग जो है ना, यहीं पर रहेगा अपने साथ। ये सब कुछ छोड़कर अपने पास आ गया है। पर वो ग्रेवयार्ड कोठी है ना, वहां पर धूल जमी है, तो ये चाहता था कि हम वहां की थोड़ी सफाई कर दे, ताकि ये ना वहां पर अच्छे से रह पाए। कछुआ गुस्सा होते हुए कहता है, तू पागल हो रहा है क्या? अभिमन्यु, तुझे पता है ना वहां पर यक्षिणी है, फिर भी तू ऐसी बातें कर रहा है? यार कछुआ, हमने कहा ना, हम दोनों वहां पर रात गुजार के आए हैं, वहां पर कुछ नहीं है, समझा? और देख, भूल मत, युग ने बचपन में तुझे टीचर से मार खाने से बचाया था। कछुआ मुंह बनाते हुए कहता है, यक्षिणी के हाथों मरने से अच्छा होता कि ये युग मुझे बचपन में ही टीचर के हाथों मार खाने देता। यार कछुआ, ऐसा मत बोलना, हम बहुत उम्मीद से आए हैं। अभिमन्यु युग के हाथ पर हाथ मारने लग जाता है। युग उसका इशारा समझ जाता है और प्यार से कहता है, प्लीज कछुए, चल ना भाई, भूल मत, मैंने तुझे टीचर से मार खाने से बचाया था ना।
युग का उदास चेहरा देखकर कछुआ उसकी बात मान लेता है और कहता है, हाँ ठीक है, मैं चलूंगा, पर मेरी एक शर्त है। युग झट से पूछता है, क्या शर्त है तेरी, बोल। कछुआ अपनी शर्त बताते हुए कहता है, तुम्हें कायर को भी अपने साथ ले जाना पड़ेगा। अब तुम्हें तो पता ही है, उसके बिना मेरा किसी चीज में मन नहीं लगता। अभिमन्यु खुश होते हुए कहता है, अरे मैं तो भूल ही गया था कि हम बचपन के 4 यार में से कायर भी तो एक यार था। वैसे कहाँ पर मिलेगा वो? कछुआ कहता है, और कहाँ मिलेगा, बिंदु की दुकान पर। मेरा कायर के बिना मन नहीं लगता और कायर का बिंदु के बिना। युग अपना सिर खुजाते हुए कहता है, यार ये कायर तो मुझे याद है, पर ये बिंदु कौन है? याद नहीं आ रहा इसके बारे में कुछ। अभिमन्यु कहता है, क्या कहा? तो बिंदु को भूल गया? तू भी ना यार भूला नहीं हूँ, पर बिंदु के बारे में कुछ याद नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों। कछुआ कहता है, तो चल अभी हम याद दिलवा देते, जब बिंदु को देखेगा ना तो सब याद आ जाएगा। युग, कछुआ और अभिमन्यु ने बिंदु की दुकान जाने के लिए अपना पहला कदम बढ़ाया ही था कि तभी बारिश होने लग जाती है। युग बादलों को देखते हुए कहता है, अरे ये क्या, बारिश कैसे चालू हो गई? जब घर से निकले थे तब तो मौसम खुला हुआ था। अभिमन्यु छाता खोलते हुए कहता है, बेटा ये मेघालय है, तेरा बैंगलोर शहर नहीं। यहाँ पर बारिश होती रहती है, समझा? तभी तो मैंने तुझे घर पर ही छाता लेने के लिए कहा था। जैसे ही अभिमन्यु छाता खोलता है, कछुआ अभिमन्यु के छाते के अंदर आ जाता है। युग भी अपना छाता खोल लेता है। अभिमन्यु अपने कदम आगे बढ़ाते हुए कहता है, युग तुझे पता है मेघालय को मेघालय क्यों कहा जाता है? युग हैरानी के साथ कहता है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि मेघालय शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है मेघ का आलय, यानी बादलों का घर। इसके नाम से ही हम समझ सकते हैं कि ये अत्यधिक वर्षा वाला इलाका है। यहाँ पर दूसरे राज्यों के मुकाबले ज्यादा वर्षा होती थी, इसलिए इसे मेघालय कहा जाता है। अच्छा, तो ऐसी बात है। इसी तरह बातें करते करते युग, अभिमन्यु और कछुआ बिंदु की दुकान की ओर जाने लग जाते हैं। इस तरफ बिंदु की दुकान के पास हल्की हल्की बारिश की बूंदें गिर रही थी। ये कह सकते हैं कि बारिश ना के बराबर हो रही थी। हवाएं तेज तेज चल रही थी, जिस कारण वो बादलों को बहा के ले गई थी। बिंदु की छोटी सी चाय और खाने की दुकान थी। बिंदु की दुकान के बाहर ही 3-4 चौकोर टेबल और कुर्सियां लगी हुई थी, जिस पर कुछ कस्टमर्स बैठकर चाय पी रहे थे तो कुछ खाना खा रहे थे। उन्हीं टेबल के बीच एक टेबल लगी हुई थी, जिस पर एक सफेद कुर्ता पहनकर एक नौजवान लड़का बैठा हुआ था, जिसने सिर पर टोपी पहनी हुई थी। उसके हाथ में कलम थी और एक डायरी, जिसमें वो कुछ लिखे जा रहा था। उस लड़के को ही घेर के कुछ बच्चे भी खड़े हुए थे, जिन्होंने स्कूल ड्रेस पहनी हुई थी। उन बच्चों को देखकर लग रहा था कि वो 9वीं-10वीं क्लास में होंगे। वो लड़का किताब में लिखते हुए कहता है, दिखता हूँ मैं सुपर कूल, तुम्हारे लिए लाया हूँ गुलाब का फूल। अगर जाने मन तुम्हें भी हूँ मैं पसंद, तो बोलो तुम भी 3 बार कबूल। तुम्हारा प्यारा, क्या नाम है बे तेरा? उस लड़के ने वहां पर खड़े एक बच्चे से पूछा। तो बच्चा कहता है, जी भैया बंटी। वो लड़का किताब पर लिखते हुए कहता है, तुम्हारा प्यारा आशिक बंटी। इतना कहकर वो लड़का पेज फाड़ता है और उसकी चिट्ठी बनाकर उस छोटे बच्चे को देता है, और बदले में वो छोटा बच्चा उसे 10 रुपए देते हुए कहता है, अब तो वो पट जाएगी ना? वो लड़का कहता है, पट क्या जाएगी बेटा, सीधे तुम्हारी बाहों में लौट जाएगी, समझे? वहीं पर खड़े बच्चों में से एक छोटा बच्चा, जिसकी उम्र करीब 10 साल होगी, वो कहता है, भैया मेरे लिए भी एक प्रेम पत्र लिख दीजिए ना। अरे तेरी इतनी सी जान, फिर भी तू किससे प्यार कर बैठा? भैया प्यार की कोई उम्र थोड़ी होती है। चल ठीक है, बोल क्या नाम है तेरी वाली का? भैया बिंदिया। क्या कहा? बिंदिया? बिंदिया का नाम आते ही वो लड़का बड़बड़ाते हुए कहता है, रात
रात में लगती नहीं है हमको निंदिया, जब से हमने तुझको देखा है बिंदिया। उस लड़के ने इतना ही कहा था कि तभी वहां पर चाय का ट्रे लेकर एक लड़की आ जाती है, जिसकी छोटी सी हाइट थी, रेड कुर्ता पहने हुए, गोल सा चेहरा और उस गोल से चेहरे पर छोटी सी गोल सी लाल बिंदी। वो लड़की उस लड़के को घूरते हुए बंगाली में कहती है, तुम्हें की बोल बे कायर? कायर घबराते हुए कहता है, कुछ नहीं बिंदु, मैं तो बस ये बच्चे के लिए उसकी प्रेमिका के लिए प्रेम पत्र लिख कर दे रहा था, तो उसकी वाली का नाम भी ना गलती से बिंदिया ही निकला। उसकी वाली से क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारे पास प्रेम पत्र लिखने के अलावा कोई काम नहीं है क्या? दिन भर यही बैठे रहते हो, कोई काम क्यों नहीं करते? काम ही तो कर रहा हूँ बिंदु, तुम्हें नहीं पता कितना बड़ा शायर बनने वाला हूँ मैं। बस एक बार मेरी ये शायरी की किताब पब्लिश हो जाए, फिर देखना तुम और तुम्हारी शायरी दोनों ही घटिया है कायर। बिंदु कायर से झगड़ा ही कर रही थी कि तभी वहां पर युग, कछुआ और अभिमन्यु आ जाते हैं। युग कायर और बिंदु को झगड़ा करते हुए देखता है तो उसे बिंदु याद आ जाती है और वो कहता है, तुम दोनों तो अभी तक नहीं बदले यार, वैसे ही झगड़ते हो जैसे बचपन में झगड़ते थे, है ना?